आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो अब कुछ दिन जावा 8 का क्लास चलेगा, तो आप लोग अच्छे से देखो भी, सीखो भी और प्रैक्टिस भी करो थोड़ा। ज़रूरी है, क्योंकि जावा 8 प्रोग्रामिंग अब आपको स्टार्ट करना है। तो जावा 8 में मेजर फीचर चेंज आया था जावा 5 के बाद, और जावा 8 2014 में लॉन्च हुआ था। और मोस्टली फोकस किया गया था जावा 8 में फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हो? यस सर। क्या? फंक्शन बना के काम करते हैं हम्म जावास्क्रिप्ट से। जैसे फंक्शन हम लोग कॉल करते थे ना, वन लाइन में सीधे, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग का ये कोशिश किया गया। क्योंकि अब ये बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर प्रोग्रामिंग पे हम लोग आए जावा में, फिर पहले प्रोसीजरल फंक्शन बेस्ड था, वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो अब फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावा 8 ने क्यों दिया? तो जावा 8 ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसलिए दिया, ये नहीं बोला कि क्लास से हटना है। क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आज भी रहेगा, लेकिन जो क्लास के अंदर, जब मेथड के अंदर हम लोग लिखते हैं कोड, तो बहुत सारा कोड हम लोग रिडंडेंट, डुप्लीकेट और ऐसे कोड लिखते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और सही पूछो तो 60% हम लोग जो अभी तक जावा 7 तक जो भी प्रोजेक्ट में कोड लिखते हैं, 60% या 50% कोड रेलेवेंट होता है। बाकी 6 40 to 50% कोड जो है, मतलब जब अननेसेसरी का होता है एज पर जावा 8 जब करोगे उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग बहुत रिडंडेंट चीज़ बार बार लिखते हैं, तो वो रिडंडेंट चीज़ जो बहुत डेवलपर को नॉइजी होता है। क्योंकि अगर कोड ज़्यादा बल्की होगा मान लो, तो मेंटेनेंस भी समय लगेगा, आपकी जार फाइल का साइज़ भी बड़ा होगा, मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो कई सारे जा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता है, तो वो प्रॉब्लम आती है। प्लस रीडेबिलिटी का एक, कि आपकी कोड कितना रीडेबल है दूसरे डेवलपर को, आपने लिखा और दूसरे डेवलपर को इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो जावा 8 ने इस लिए फोकस किया। लेकिन जावा 8 का कभी ये कहना नहीं था कि आप जावा 8 की फीचर यूज करके अब बहुत लेंदी कोड फिर से लिखने लगो, कॉम्प्लेक्स कोड लिखो। ये कभी नहीं रहा। जावा 8 ने क्या किया, जो 8 8 10 10 लाइन का कोड हम लिखते थे उसको वन लाइन में कर दिया, कि वन लाइन में ही लिख दो, चीज़ें समझ में आए। तो ये सबसे बड़ा काम किया फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। ठीक है। प्लस और कई सारे फीचर दिए हैं जावा 8 में। जैसे कुछ फीचर्स हैं, फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और सबसे बड़ा जो फीचर जावा 8 ने इंट्रोड्यूस किया, लैम्डा एक्सप्रेशन। देखो, लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा में है, डॉट नेट, पाइथन, इन सभी में भी पहले था। तो भाई मार्केट में सरवाइव करने के लिए सब कंपटीशन होता है, तो जावा ने भी लैम्डा एक्सप्रेशन डाला। लेकिन डॉट नेट, सी शार्प जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रखा। क्या कॉन्सेप्ट वो लोग यूज करते हैं सी शार्प और डॉट नेट में मोस्टली, देख, वो लोग नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हैं मोस्टली, अगर माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो पुरानी फीचर की बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी नहीं देते हैं। मतलब वो बोलते हैं डेवलपर्स को कि देखो, फीचर अच्छा देते हैं, बहुत सुंदर फीचर, कि ये देखो इतना अच्छा फीचर है, इस फीचर को अब यूज करो। लेकिन जो एप्लीकेशन पुराने वर्जन पे बना है, उसके लिए अगर पूछा जाए, वो सपोर्ट नहीं देते। बोलते हैं भाई उसका तो गुड लक, आप देखो, आप अब नया फीचर ही यूज करके बनाओ। तो ये सबसे गंदा काम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप पुराने फीचर को सपोर्ट नहीं करोगे, तो भाई प्रोजेक्ट तो पुराने फीचर में भी बने हैं ना, क्या वो अगर नया अपग्रेड करना चाहता है तो वो अपग्रेड कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? तो कोई भी जगह
ऐसा कोई काम नहीं करता कि भाई पुरानी चीज़ें हटा दो, पुराने पे ही ऐसा चेंजेस करो कि नई फीचर इजीली एप्लीकेबल हो। तो इस चीज़ को मेंटेन जावा हमेशा किया है। जावा के 9 बिलियंस के करीब डेवलपर है, ठीक है, 9 मिलियंस है। अब सबसे ज़्यादा डेवलपर जावा के हैं वर्ल्ड में। तो इतने जो डेवलपर हैं, इन डेवलपर्स ने इतना कोड सब लिखा है, तो वो कोड, पुराने जितने वर्जन के कोड है, वो कोड बर्बाद तो नहीं ना होने चाहिए। नया फीचर आए, नया वर्जन आए, तो इसका जावा हमेशा से ध्यान रखा है, आज का ही नहीं है, शुरू से ही, और आगे भी हमेशा देखता है कि पुराने वर्जन को सपोर्ट किया जाए। 99% सपोर्ट करता है, 1% जो अनयूज्ड लगता है उसे डेप्रिकेट करता है, लेकिन कंप्लीटली रिमूव जल्दी नहीं करता, ठीक है। तो जावा वर्ल्ड में ये अच्छी चीज़ है एक, कि बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, इसको कहते हैं बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है जावा की। तो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन नया लाया, एकदम नया सिंटैक्स, सब कुछ नया। और अगर हम पुरानी कोड जैसे रनेबल इंटरफेस, क्लोनेबल इंटरफेस, ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, पुराने serializable इंटरफेस है ना, तो ये सारे में अगर वो नया फीचर एप्लीकेबल ना हो, चले ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। थ्रेड 1.0 से है जावा का, ऑब्जेक्ट क्लास 1.0 से, अगर ये सब सपोर्ट में ना आए तो क्या फ़ायदा होगा। तो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी बनाने के लिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन सारे पुराने जितने भी जावा के एपीआई है सब में एप्लीकेबल हो, प्लस ऐसा भी कि एक आपका, मान लो आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपका एक क्लाइंट जावा 7 पे है, एक क्लाइंट जावा 8 पे आपने मूव किया, तो इस चीज़ को भी आप मेंटेन कर सको। जावा 7 वाले जावा 7 जैसा यूज कर रहे हैं, जावा 8 वाले जावा 8, और आप बीच में पूरा एपीआई लेयर ऐसा इंटरफेस बनाए कि दोनों को सपोर्ट दे रहे हो। तो ये बेनिफिट सब आ जाती है जावा वर्ल्ड में। तो इसको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने नए फीचर के लिए, फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट जावा ने इंट्रोड्यूस किया। कि फंक्शनल इंटरफेस, पहले इंटरफेस था जावा में, आप लोग सुने ही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस। अब इसने फंक्शनल इंटरफेस बनाया, तो वो हम देखेंगे क्या है और कैसे बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी होता है, ठीक है। तो एक एक फीचर को डिटेल में देखेंगे। पहले अभी गो थ्रू कर रहे हैं क्या क्या फीचर है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन वन ऑफ द मेजर चेंज था, जो ये है सिंटेक्स, ये लैम्डा एक्सप्रेशन में यूज करता है। फिर कुछ एग्जिस्टिंग एपीआई को जावा ने इम्प्रूव किया, जैसे स्ट्रीम एपीआई लाया, कलेक्शन पे फास्ट प्रोसेसिंग कर सकें हम लोग, बहुत अच्छे से डेटा निकाल सकें। क्योंकि जब लॉजिक लिखते हो, आप लिखते हो ना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से मुझे वो सारे एम्प्लॉय की लिस्ट दो जिसका नाम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, या जिसका एज 72 से ज़्यादा है, या वो सारे एम्प्लॉय का सम दो जो मेल एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन इसको बिलोंग करता हो, उन सारे एम्प्लॉय का डिटेल दो, या फिर सम ऑफ सैलरी दो। तो जो एसक्यूएल क्वेरी में आप जाके लिखते थे, एसक्यूएल क्वेरी से निकाल लेते थे, जावा 8 ने पूरा 1 लाइन में दे दिया कि ये 1 लाइन में आप कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है लूप चलाओ, दुनिया भर की कंडीशन लिखो, वो सारी चीज़ को कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। वो सारी चीज़ रिमूव किया, बोला वो सारी चीज़ हटाओ। अब समझ रहे हो। तो फीचर वाइज मतलब पुरानी चीज़ों को ही बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रीम एपीआई डेट टाइम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि हम लोग को डेट टाइम में जावा 8 से पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी। लोकल डेट टाइम करंट डेट का चाहिए, या किसी टाइम स्टैम्प, मतलब अलग अलग टाइम स्टैम्प के सब होते हैं। कोई जैसे हम लोग इंडिया में जीएमटी प्लस 5:30 आवर आगे है, तो किसी भी टाइम स्टैम्प पे इजीली हम लोग मूव कर सके, अपनी डेट टाइम को पूरा मूवमेंट कर सके, उसके लिए फीचर दिया।
कलेक्शन एपीआई को इम्प्रूव किया कि कलेक्शन एपीआई में कैसे हम डेटा को ईजिली रिमूव कर सके, कैसे रिप्लेस कर सके, और कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग मल्टी थ्रेडिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया। ये चारों पार्ट एग्जिस्टिंग में किया, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, कलेक्शन, डेट टाइम एपीआई और स्ट्रीमिंग एपीआई, ये भी अगेन कलेक्शन से ही रिलेटेड है। समझ में आया? Yes. फिर ऑप्शनल क्लास का इंट्रोडक्शन किया। ऑप्शनल क्लास देखे होंगे हम लोग, बहुत नल का चेक लगाते हैं, स्ट्रिंग नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत हम लोग चेक लगाते हैं। ये इक्वल टू नल इक्वल टू ये, तो वो लाइन ऑफ कोड इंक्रीज कर देता है हम लोग का। एक मिनट, तो ऐसा कोड लाइन ऑफ कोड इंक्रीज करता है, तो वो सब चीज़ हटाया, बोला ऑप्शनल क्लास यूज करके आप लोग काम करो। फॉर ईच मेथड आइट्रेबल इंटरफेस में इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं अगर कोई लूप, तो पहले जावा में कैसे करते थे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, मान लो एक एम्प्लॉय लिस्ट बनाया तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद जावा ने एनहांसमेंट किया कि फॉर और लिस्ट का नाम दो, वेरिएबल का नाम दो कोलन देके, जो जिसको हम लोग फॉर ईच लूप भी कहते थे नॉर्मल। लेकिन ये सब था एक्सटर्नल एजेंट, मतलब एक्सटर्नल आइट्रेशन था, कि अलग से फॉर लूप आपको लगाना पड़ता था उस ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करने के लिए। एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, मैप है, सेट है, तो उसको आइट्रेट करने के लिए अलग से यूज करना पड़ता था। आइट्रेटर भी यूज करते थे, तो आइट्रेटर का इंटरफेस हम लोग यूज करते थे। उसके बाद लगाते थे कि हैज नेक्स्ट एलिमेंट, तब जाके आइट्रेट होता था, 3-4 लाइन ऑफ कोड लिखते थे। अब जावा ने सीधे बोला भाई आप लिस्ट है, लिस्ट डॉट फॉर ईच सीधे लगाओ और काम करो। मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ही फॉर लूप, जो इनकैप्सुलेशन का मेन फंडा होता है कि उसी क्लास में सारी फीचर हो, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट काम करो, ना ही आप एक्सटर्नल आइट्रेशन जो करते हो उसके जगह इंटरनल आइट्रेशन करो और ईजिली करो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो। डिफॉल्ट मेथड, इसका भी इंट्रोडक्शन किया बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी के लिए। क्योंकि है क्या जावा में, जैसे मान लो आइट्रेबल इंटरफेस पहले से था, ठीक है, अब ये टॉप लेवल इंटरफेस होता है। इंटरफेस में अगर कोई मेथड ऐड करोगे तो सारे जितने उसके चाइल्ड क्लास में सब में जाके डिफाइन करना पड़ेगा ना मेथड, पता है ना ये चीज। अगर इंटरफेस में कोई मेथड ऐड कर दिए, पहले से 2 मेथड लिखा था और उसके मान लो 1000 चाइल्ड क्लास है, और उसमें हर चाइल्ड क्लास में तुमने वो 2 मेथड को ओवरराइड करके डिफाइन किया हुआ है, तो अब इंटरफेस में एक और मेथड ऐड करोगे तो सारे चाइल्ड क्लास में जाके इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ना, नहीं तो कंपाइलेशन इशू आएगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आता है ना। तो इस चीज़ को कैसे सही किया जाए, उसके लिए बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी के फॉर्म में डिफ़ॉल्ट मेथड का इंट्रोडक्शन किया जावा ने। इंटरफेस में ही मेथड को डिफाइन कैसे करें डिफ़ॉल्ट तरीके से। तो इससे ये नहीं होता है, मतलब समझना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी सर मेथड डिफाइन करते थे, अब इंटरफेस में भी डिफाइन करने को बोल दिया तो डिफरेंस क्या रह गया ना, आगे बताऊंगा। इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट मेथड का इंट्रोडक्शन सिर्फ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के लिए किया है। ये कभी नहीं बोला जावा ने कि उसका डेफिनीशन प्रॉपर यही है, वो बोला वो चाइल्ड में आप दो, लेकिन आपकी कंपाइलेशन इशू कभी ना आए, इसलिए डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन किया और कंपाइलर जावा 8 का चेंज कर दिया उसने वैसा, ताकि बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे। स्टैटिक मेथड का इंट्रोडक्शन किया कि इंटरफेस में भी स्टैटिक मेथड आप लगा सको। मेथड रेफरेंस एक तरीका है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करते हो तो हमेशा डॉट लगा के ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमेशा लिखते हैं, मतलब क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, मेथड
प्रिंट एलन मेथड को कॉल करना है, सिंपल मेथड रेफरेंस का इसने तरीका लगाया, सिस्टम कोलन कोलन प्रिंट एलन, हटाओ सब कुछ। ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ें हटाओ। जब प्रिंट एलन पता है वो अपने आप ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, प्रिंट एलन कॉल कर लेगा। तो वो मेथड रेफरेंस का यूज किया कि मेथड को इजीली कॉल कर सके। तो बेसिकली जावा 8 ने प्रोग्रामिंग का स्टाइल ही चेंज किया है। समझ में आया? फुल्ली एक डेवलपर का प्रोग्रामिंग स्टाइल कंप्लीटली चेंज किया है, जिसका मेन पर्पस था बॉयलर प्लेट कोड, रिडंडेंट कोड जिसको कहते हैं, या कोड वैसा जो नॉइजी स्मेलिंग कोड होता है, गंदा सा दिखता है, बहुत लेंदी हो जाता है। एनोनिमस इनर क्लास लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, गंदा सा, वो उसको रीड करना आसान नहीं होता हर के लिए। प्लस उसका क्लास फाइल बनता है, एक नया क्लास बन जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सुधारा है जावा ने, जावा 8 में। ठीक है, समझ में आया? Yes. तो फंक्शनल इंटरफेस हम लोग देखते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें है, इसका प्रैक्टिकल लैम्डा के साथ ही आएगा। बिना लैम्डा के प्रैक्टिकल इसका अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है पहले वो समझा जाए, तब लैम्डा में चलेंगे। तो फंक्शनल इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस, या सैम इंटरफेस कहते हैं। ऐसा इंटरफेस जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ये इसने यही बोला कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, सिर्फ, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फंक्शनल इंटरफेस होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो वो नॉर्मल इंटरफेस है। जो नॉर्मल हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बना सकते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस में वही होगा जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब इसके लिए इसने एक एनोटेशन भी दिया है, एट फंक्शनल इंटरफेस, ये कि आप ये एनोटेशन यूज करो। ये ऑप्शनल है एनोटेशन। अगर आप सिंपल इंटरफेस बना रहे हो, जैसे इंटरफेस बनाते हो जावा में, राइट क्लिक करके न्यू इंटरफेस, और उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोगे, तो जावा उसको, जावा का कंपाइलर, जावा 8 का कंपाइलर उसको फंक्शनल इंटरफेस मानेगा खुद ही। चाहे आप ऐट फंक्शनल इंटरफेस लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता होगा आपके दिमाग में कि तो सर जब ऑप्शनल है ही तो जावा ने ऐट एनोटेशन क्यों प्रोवाइड किया? या बता सकते हो आप लोग ये एनोटेशन क्यों प्रोवाइड किया? जब वो खुद ही मान लेता है कंपाइलर कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसको हम फंक्शनल इंटरफेस मान लेंगे, तो फिर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन क्यों दिया? बताओ, सोचो। सोचो, कुछ तो बोलो। कोई नहीं, हाँ ना कुछ बोल दो। आइडिया नहीं सर। ठीक है, अगर मान लो एक इंटरफेस है और उसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डाल दोगे और आप कहते हो वो फंक्शनल इंटरफेस है, डेवलपर गलती कर सकता है ना। वो एज्यूम कर रहा है हम फंक्शनल इंटरफेस बनाए हैं, लेकिन दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया गलती से। कंपाइलर तो उसको नहीं मानेगा, लेकिन डेवलपर उसके हिसाब से कोड करने चालू कर देगा तो गलतियां होंगी। तो डेवलपर खुद इंश्योर कर ले कंपाइल टाइम में, मतलब कोडिंग लिखने टाइम पे ही आईडी कंपाइलर चलाता है। एट फंक्शनल जैसे ही एनोटेशन लगा दोगे आप, एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे ही लिखोगे उसमें एरर दे देगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखते तो उसको नॉर्मल इंटरफेस मान लेता ना, क्योंकि नॉर्मल इंटरफेस में तो एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो। तो जावा उसको कंपाइलेशन इशू थोड़ी बोलता। जावा को क्या पता चलता एक डेवलपर वो फंक्शनल बना रहा है या नॉर्मल बना रहा है? ठीक है, तो इसीलिए ये एनोटेशन दिया कि गलती से भी गलती ना हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो एकदम सही तो आप मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कि कोई फ्यूचर में कोई दूसरा डेवलपर उसमें जाके नया मेथड इंट्रोड्यूस ना कर दे,
तो आप पहले ही से लिख के रखो भाई एट फंक्शनल इंटरफेस, तो नया मेथड इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा वो। क्लियर है? Yes. तो इसीलिए इसको Yes, कहते हैं sir. सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस, सैम इंटरफेस। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस जो जावा 8 में यूज होता है लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस के साथ यूज होता है, जो अदर फीचर है उनके साथ ही यूज होता है। ठीक है, और ये इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी कोड मोर रीडेबल हो, क्लीन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसलिए जावा का मोस्टली पर्पस यही है। तो इंटरफेस कंटेन एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज फंक्शनल इंटरफेस। It can have any number of default and static method। डिफ़ॉल्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट मेथड जावा 8 में आया, तो मेथड के पहले बस डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा दो, उसको डिफ़ॉल्ट मेथड मानता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन एज इट इज़ दो। तो डिफ़ॉल्ट मेथड आप इस फंक्शनल इंटरफेस में जावा ने बोला आप जितना चाहो उतना डिफ़ॉल्ट मेथड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जितना चाहो उतना स्टैटिक मेथड भी डिफाइन करो उस इंटरफेस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितना होगा? ओनली वन, तभी उसको फंक्शनल इंटरफेस मानेगा। तो ये मत समझना कि फंक्शनल इंटरफेस में और मेथड नहीं हो सकते। डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हम रख सकते हैं, जितना चाहें उतना रख सकते हैं। क्लियर? Yes, yes. कुछ सैम इंटरफेस आप लोग यूज कर चुके हो, जैसे रनेबल मल्टी थ्रेडिंग में, उसमें देखो एक ही रन नाम का मेथड होता है। कॉलेबल कॉल नाम का मेथड होता है, मल्टी थ्रेडिंग में यूज किया है। एक्शन लिसनर आप लोग यूज नहीं किए होगे, अगर स्विंग में यूज होता है, ये भी होता है। एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड होता है इसमें। कंपेरेबल आप लोग यूज किए हो, कंपेयर टू करके मेथड होता है। ठीक है, तो ये सारे सैम इंटरफेसेस हैं पहले के, जो हमारे बने हुए हैं पहले के इंटरफेसेस, उसको भी सैम इंटरफेस जावा 8 में बना दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास इन फंक्शनल इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक फंक्शनल इंटरफेस हम बना रहे हैं, लेट सपोज कंपैरेटर नाम का खुद का इंटरफेस बना रहे हैं, और इसमें हम आइंटी कंपेयर नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए। ठीक है, और एक इक्वल्स का भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, और ये इक्वल का सिग्नेचर वही रखे जो ऑब्जेक्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट क्लास में कई सारे मेथड है ना, इक्वल्स है, टू स्ट्रिंग है, वेट है, नोटिफाई है, नोटिफाई ऑल है, बहुत सारे मेथड है। तो ऑब्जेक्ट क्लास का जो मेथड का सिग्नेचर है, अगर उस सिग्नेचर का तुम मेथड फंक्शनल इंटरफेस में एज ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रखते हो तो वो अलाउड है, वो बिल्कुल अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं करता। जावा बोलता है कि जब आप ओवरराइड कर रहे हो तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को ओवरराइड करोगे रन टाइम में। तो इंटरफेस को ओवरराइड ही करते हैं हम लोग, तो वो अपने आप कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्लास का उसको मान लेता है, वो कभी नहीं मानता कि इस फंक्शनल इंटरफेस का पार्ट है। तो हम जितना चाहें उतना मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास का है। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास का अलाउ किया है जावा ने, तो इससे फंक्शनल इंटरफेस का रूल ब्रेक नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शन क्लॉज है जो आप याद रखना कि इसमें दो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, फिर भी हाउ इज इट फंक्शनल इंटरफेस? ये दो मेथड है तब भी, क्योंकि जावा का कंपाइलर 8 का कंपाइलर बोलता है ऑब्जेक्ट क्लास के इक्विवेलेंट जो सेम सिग्नेचर वाले और मेथड नेम वाले आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे, उसको इसका पार्ट ही नहीं मानता इस इंटरफेस का। वो ओवरराइड जब करने जाओगे तो हमेशा उसको ऑब्जेक्ट क्लास का मान लेता है। ऑब्जेक्ट क्लास तो हर क्लास में आता ही है, ये आपको पता ही होगा। क्लियर है? Yes. और जितना डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड रख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था।
तो फंक्शनल इंटरफेस दूसरा चीज, क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? ये इंटरफेस बनाया, एक नाम दिया और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया, इज इट फंक्शनल इंटरफेस? बताओ। इज इट फंक्शनल Yes. इंटरफेस? Yes. Yes. ये ध्यान से देखो, क्या ये मेथड इस इंटरफेस से बिलोंग करता हुआ दिख रहा है? ये मेथड किसका दिख रहा है? इक्वल्स मेथड किसका दिख रहा है? जिसका बूलियन रिटर्न टाइप हो, ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर हो। ये किसका मेथड सिग्नेचर है? Equals. किसका? किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्लास में ऑलरेडी ये मेथड रखा हुआ है। तो अभी तो मैंने ऊपर बताया कि ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी मेथड को एज ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म अगर रखते हो, जावा उसको इस इंटरफेस का पार्ट मानता ही नहीं है। अलाउ करता है लेकिन पार्ट नहीं मानता। वो बोलता है जब वो ओवरराइड करोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लास से ही ओवरराइड मानेगा वो। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, इसका पार्ट मानता नहीं है तो इसको तो काउंट करेगा नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। तो एक भी इसमें Yes. एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं है। तो तुरंत कंपाइलेशन इशू आएगा ना। क्योंकि एज Yes. पर जावा क्या बोलता है, एट मस्ट हैव वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली, तभी वो फंक्शनल इंटरफेस होगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, तो कंपाइलेशन इशू तुरंत आ जाएगा। और क्यों है, रीज़न आपको बता दिया। क्योंकि हर इंटरफेस देखो इम्प्लीमेंट करते हो किसी क्लास में जाके, यानी वो ओवरराइड होता है। जब ओवरराइड होता है तो हर क्लास देखोगे, चाहे एक्सटेंड करो या ना करो, ऑब्जेक्ट क्लास को ओवरराइड करता है, एक्सटेंड करता है ना, इनहेरिट। आपको डे वन से पता है ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट होता है। तो ये जब वो इक्वल्स को ओवरराइड करोगे अपने क्लास में, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी किए हो, लेकिन उसको मानेगा किसका ओवर राइट पार्ट? ऑब्जेक्ट क्लास का। वो इस इंटरफेस का मानेगा ही नहीं कंपाइलर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास टॉप प्रायोरिटी पे आती है। क्लियर? Yes. अब जावा ने 4 तरह का फंक्शनल इंटरफेस खुद से दिया एक फंक्शन नाम के पैकेज में। ठीक है, फंक्शन नाम का पैकेज दिया है और उस पैकेज के अंदर 4 तरह का इंटरफेस दिया, फंक्शनल इंटरफेस। वैसे तो बहुत सारे हैं, जो रनेबल हुआ, एक्शन लिसनर हुआ, वो है, लेकिन ये कैटेगराइज किया 4 तरह के फंक्शनल इंटरफेस हो सकते हैं। एक प्रेडिकेट, एक फंक्शन, एक कंज्यूमर और चौथा सप्लायर। ये 4 तरह के फंक्शनल इंटरफेस हो सकते हैं। अभी मैं आपको बस सिग्नेचर बता रहा हूँ, उसके बेस पे कि किस सिग्नेचर के मेथड को हम लोग किस तरह का फंक्शनल इंटरफेस मानेंगे। ये तो पता चल गया, फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस है जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हो, अगर उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा हो और बूलियन रिटर्न टाइप हो, तो उसको प्रेडिकेट मानता है, प्रेडिकेट टाइप का मानता है। मतलब ऐसा मेथड जिसमें रिटर्न टाइप बूलियन हो और वो एक्सेप्ट कर रहा हो कोई एक पैरामीटर। पैरामीटर टी टाइप दिया। टी टाइप मतलब कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कुछ भी। और उस मेथड में आप कुछ भी डिफाइन करो, जब इसको ओवरराइड करोगे तो उसमें डिफिनेशन कुछ भी दो, लेकिन उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ट्रू या फॉल्स। तो उसको क्या मानता है? प्रेडिकेट। अब हो सकता है आपको अभी समझने में दिक्कत हो रहा हो कि सर इसका यूजेस कैसे होगा। तो यूजेस मैं लैम्डा के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप कैटेगराइजेशन समझो कि प्रेडिकेट टाइप का फंक्शनल इंटरफेस किसको कहते हैं? जिसमें वन आर्गुमेंट पास हो किसी भी टाइप का और वो हमेशा बूलियन रिटर्न करे, ट्रू फॉल्स में दे। ठीक। फंक्शन टाइप का फंक्शनल इंटरफेस किसको कहेंगे? जिसमें
टी टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो और वो आर टाइप रिटर्न कर रहा हो, मतलब वो एक्सेप्ट करता हो वन पैरामीटर और रिटर्न करता हो किसी डेटा टाइप, या तो सेम डेटा टाइप भी हो सकता है, टी टाइप भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेडिकेट का पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इंटीजर क्लास हम पास कर रहे हैं और उस इंटीजर पे कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। हम चाहते हैं फाइंड करना वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो ट्रू फॉल्स में कर सकते हैं ना रिटर्न, ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है तो वो प्राइम, फॉल्स है तो कंपोजिट, या इवन नॉट का भी कर सकते हैं। बाकी लॉजिक हम क्या लिखेंगे, प्राइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और इवन नॉट का लिखेंगे इवन नॉट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसमें अगर ये बोलते हैं फैक्टोरियल, तो क्या फैक्टोरियल हम इसमें रिटर्न करा पाएंगे ट्रू फॉल्स में? नहीं ना। अगर इंटीजर आ रहा होगा तो फैक्टोरियल भी इंटीजर होना चाहिए। वो किस में जाएगा, किस कैटेगरी में? फंक्शन वाले फंक्शन इंटरफेस में, जिसमें एक इंटीजर आ रहा हो, इंटीजर रिटर्न टाइप भी, या कोई दूसरा रिटर्न टाइप। या ये सोच सकते हो जैसे एक मैप आ रहा हो और हम लिस्ट रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें क्या हो गई, फंक्शन टाइप की फंक्शन इंटरफेस कैटेगरी। तो ये वैरायटी ऑफ जितने हमारे रियल टाइम में हम वर्क कर रहे हैं, इसी 4 कैटेगरी में से बहुत जगह वर्क करते हैं, तब ये बहुत बेनिफिट करता है। लाइन को, नंबर ऑफ लाइंस कम करने में ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। बस आपको सिग्नेचर ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट एक ऐसा होता है जिसमें एक पैरामीटर पास करो, बुलियन रिटर्न हो रहा हो। तो जब आप लॉजिक लिख रहे होगे किसी भी, मान लो कोई भी चीज़ का, तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा कहीं ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं क्या जिसमें एक पैरामीटर पास कर रहा हो और रिटर्न टाइप बुलियन हो, तो तब याद आएगा अच्छा यार प्रेडिकेट को यूज करते हैं कि प्रेडिकेट फंक्शन इंटरफेस पड़ा हुआ है, जावा 8 ने दिया है, उसको यूज करके काम करता है। ऐसा जिसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हो, दूसरी टाइप का डेटा मिल रहा हो, रिटर्न, चलो फंक्शन नाम का एक इंटरफेस है, उसको यूज करते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट आती है बाई फंक्शन, कि 2 पैरामीटर, एक की जगह 2 पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं और वो एक ही रिजल्ट रिटर्न कर रहा हो, ठीक है, तो वो बाई फंक्शन कह दिए। तो ये एक कैटेगरी हो गई फंक्शन इंटरफेस में, ये भी 2 वेरिएंट हो गया। अब एक ऐसा इंटरफेस, मतलब हम ऐसा फंक्शनलिटी बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ पैरामीटर पास कर रहा है और रिटर्न कुछ नहीं आ रहा हो, ठीक है। जैसे प्रिंट एलन क्या काम करता है, आप उसमें वैल्यू पास करते हो, प्रिंट करता है, वो रिटर्न तो कुछ देता नहीं है, ठीक है। तो डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू, उसको कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूम कर रहा है सिर्फ, नाम से ही पता करो ये कंज्यूमर है। और ये नॉर्मल फंक्शन टाइप का, कुछ पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू। प्रेडिकेट जो है हमेशा टेस्ट करता है, चेक करता है, चेकिंग का टाइप ऑफ चीज़ जब भी करेंगे कि क्या भाई ये ईमेल आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट कर रही है, ईमेल आईडी और पासवर्ड पास की है, मान लो यूज़र ऑब्जेक्ट पास किया और जस्ट चेक करना चाहते हैं यूजर एग्जिस्ट और नॉट, कर सकते हैं ना। तो उसमें ये कैटेगरी आ गया कि नहीं, इज यूजर एग्जिस्ट, यूजर पास की है, ट्रू फॉल्स में देगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, रियल टाइम से को रिलेट भी कर रहा हूँ आपको। कैसे यूज करेंगे वो छोड़ दो, Yes, sir. कहाँ कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं ये चीज़ है। अब आप बोलते हो कि भाई बाई फंक्शन को भी इस सिनेरियो में ले सकते हो, यूज़र नेम पासवर्ड का, एक पैरामीटर में स्ट्रिंग यूज़र नेम पास करो, एक पैरामीटर स्ट्रिंग पासवर्ड पास करो, और रिजल्ट में पूरा ऑब्जेक्ट यूज़र का लो, बाई फंक्शन हो गया, हो सकता है। तो हमारी लॉजिक के ऊपर है सब कुछ। एक्सेप्ट में आप करते हो बहुत सारा काम, भाई जाके फाइल में राइट करना है, बस राइट करना है या सेव करना उनको डेटाबेस में, कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, तो एक्सेप्ट वाला होगा, डजेंट रिटर्न। बाई कंज्यूमर जिसमें 2 पैरामीटर जा रहा हो, तो नाम से पकड़ना है आपको, ठीक है। और लास्ट है सप्लायर, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ रिटर्न करता वैल्यू। मतलब मेथड में हमने कुछ लॉजिक लिखा और रिटर्न कराया, ऐसी भी मेथड हम लिखते हैं। भाई जितने तरह की मैं बात किया हूँ, इस तरह की मेथड अभी तक लिखे हो कि नहीं, कहीं ना कहीं लिखे ही होगे, नाम अलग होगा, बात अलग है, लेकिन टाइप तो इसी तरह का होगा ना, परफॉर्म करते होगे ना पूरा प्रोजेक्ट में, Yes, sir. ठीक है।
तो 4 कैटेगरी, ये कैटेगराइजेशन समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? आई अंडरस्टैंड यूजेस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कैटेगराइजेशन समझ में आया ना? जी सर। चलो गुड। अब आ जाओ जावा 8 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अभी तक का, लैम्डा एक्सप्रेशन। ये बताओ, अभी तक लैम्डा एक्सप्रेशन का कोड देखे हो आप लोग? हाँ सर देखो। समझ में आता है? हाँ सर आता है। हम्म। आ जाता है सर, जो चलो छोटा होता है। ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन कॉन्साइज वे टू रिप्रेजेंट एनोनिमस फंक्शन। यहाँ ध्यान देना, मैंने एनोनिमस फंक्शन का नाम लिया है, एनोनिमस इनर क्लास नहीं बोला हूँ। इनर क्लास अलग चीज है जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है, बस उसको सिंगल लाइन में यूज कर रहा है, जब काम है उसको यूज कर लिया, एनोनिमस फंक्शन। तो जावा 8 को ऐसा क्या जरूरत था कि एनोनिमस फंक्शन का यूज किया, मतलब फंक्शन का नाम भी हटा दिया, ऐसा क्यों किया? तो याद करो आप लोग, एक फंक्शन जब भी प्रोग्रामिंग सीखोगे कहीं भी कभी भी, तो आपको फंक्शन क्या बताया गया होगा? फंक्शन वो होता है जिसका एक नाम होता है, जिसमें कुछ पैरामीटर पास होता है, जिसमें कुछ फंक्शन का बॉडी होता है, और फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। यही 4 चीज होता है ना फंक्शन में, 4 थिंग। फंक्शन का नाम, यस। फंक्शन का पैरामीटर, फंक्शन का बॉडी, और फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। इन चारों चीज में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी सर। बॉडी, मानते हो? उसके बाद यस। बॉडी किस चीज पे इवेलुएट होता है? किस चीज पे? उसका नाम सर। पैरामीटर्स पे। पैरामीटर 1 पास हो रहा है, 2 पास हो रहा है, 3 पास हो रहा है, उसी के हिसाब से बॉडी लिखते हैं ना, उसी डेटा को यूज करके। यही यस। तो पूरे फंक्शन में ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन का नाम तो कंपाइलर को समझाने के लिए हम देते हैं, और रिटर्न टाइप भी कंपाइलर को समझाने के लिए दिया जाता है। भाई ये जरूरी चीजें नहीं है कंपाइलर को बताना, कंपाइलर खुद समझ ले कि भैया रिटर्न वैल्यू हो रहा है। जैसे मान लो, अब मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर डिक्लेयर किया, ठीक है? तो लिस्ट ऑफ इंटीजर को जब आप आइट्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? इंटीजर ही मिलेगा ना, एम्प्लॉय तो मिल नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो हम यस सर। जावा में बार बार देखते हो गए, फॉर ईच लूप लगाते हैं तो हम लिखते हैं इंटीजर टी, इंटीजर आई इक्वल टू कोलन लिस्ट ऑफ इंटीजर का नाम देते हैं माई लिस्ट। तो इंटीजर फिर से लिखने की जरूरत क्या है जब हमें पता ही है कि लिस्ट आइट्रेट हो रहा है? तो कंपाइलर को इतना स्मार्ट होना चाहिए ना, लिस्ट आइट्रेट हो रहा है उसको पता है तो सीधे आइट्रेट करे, फिर से इंटीजर लिखते हैं। तो ये सब बॉयलर प्लेट कोड कहलाता है, जो जरूरी नहीं था। कंपाइलर वैसा बना था तो हमें मजबूरी में लिखना पड़ रहा था। अब कंपाइलर स्मार्ट हुआ, बनाया गया कि खुद ही समझे कंपाइलर कि फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है। वो कहीं से सिग्नेचर उठाए, कहीं ना कहीं सिग्नेचर पड़ा होगा, लेकिन बॉडी तो नहीं ना पड़ा होगा। जैसे इंटरफेस आप बनाते हो मान लो, और इंटरफेस जब डिफाइन करते हो तो फिर से हम इंटरफेस का सिग्नेचर लिखते हैं ना, याद करो। फंक्शन का वो पब्लिक, रिटर्न टाइप, और मेथड का नाम, पैरामीटर, और फिर बॉडी लिखते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉडी और पैरामीटर। क्या कंपाइलर यस। अगर स्मार्ट बनाया जाए तो वो खुद उस मेथड का नाम इंटरफेस से नहीं निकाल सकता? उस मेथड का रिटर्न टाइप इंटरफेस से नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है ना? अगर मैं कंपाइलर को बता दूं मैं इस इंटरफेस का, रनेबल इंटरफेस का रन मेथड को डिफाइन कर रहा हूं, मान लो, तो रनेबल इंटरफेस का रन मेथड में कहीं ये ऑलरेडी डिक्लेयर है ना, ये पब्लिक है, वॉइड है और रन नाम है। तो हम पब्लिक वॉइड रन फिर क्यों लिखने जाए?
गंदा काम है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? यस। किसी तरह से कंपाइलर स्मार्ट हो, वो खुद ही समझ जाए, सिर्फ हम ब्रेसेस दें और बॉडी लिख दें, रिटर्न टाइप भी ना लिखें, वॉइड भी लिखना जरूरी थोड़ी है भाई, उस समझ जाएगा खुद, वो खुद कंपाइलेशन इशू देगा। तो इसीलिए जावा ने ये चीज़ बोला कि भाई इतनी स्मार्ट प्रोग्राम कंपाइलर को बनाओ कि बहुत सारी बॉयलर प्लेट कोड को हटा दे। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि हम जो क्लासेस अब बना रहे हैं, मेथड नेम लिख रहे हैं, रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, वो सब बेकार है। ऐसा नहीं है। ये जावा ने बोला कि ठीक है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो इस तरह का है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करोगे, बाकी किसी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी तो जैसे प्रोग्रामिंग लिख रहे हो वही लिखो, जहां और लैम्डा एक्सप्रेशन वहीं एप्लीकेबल होगा जहां फंक्शनल इंटरफेस बनाओ, नॉर्मल इंटरफेस पर नहीं होगा। जहां पे फंक्शनल इंटरफेस बना हो वहीं एप्लीकेबल होगा। तो हमारे पुराने मेथड भी याद करो, रनेबल में एक ही मेथड है, कॉलेबल में एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड में एक ही मेथड है, ठीक है। तो वो सारे को सपोर्ट करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन दे दिया कि वो सब एक मेथड है, तो उसको फंक्शनल मान लिया। कंपाइलर को ऐसा बनाया जावा 8 ने कि भाई ऐट फंक्शनल इंटरफेस नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, उसमें एक मेथड है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसी को फंक्शनल मानेंगे, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या करता है कि फंक्शन विदाउट एनी नेम या कोई आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिस्ट ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट, मतलब जो पैरामीटर हो वो हम देगा, डेवलपर देगा और बॉडी देगा, बस, और कुछ नहीं लिखेगा। उसमें भी ये बोल दिया कि आर्गुमेंट जो आप लगा रहे हो, अगर एक ही आर्गुमेंट हो तो ब्रैकेट भी मत लगाओ। जो आगे पीछे ब्रैकेट लगाते हो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह का लगाते हो यस। मेथड आर्गुमेंट में, बोलता है एक आर्गुमेंट है तो ये भी मत लगाओ, ऑप्शनल कर दिया, ठीक है। और एक स्टेटमेंट अगर डिफाइन कर रहे हो, मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, एक ही लाइन का कोड लिख रहे हो, तो आप सेमी कोलन भी मत लगाओ और ब्रेसेस भी मत लगाओ। जो ओपनिंग मेथड का हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग लगाते हैं ना, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये सेमी कोलन, ये देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना कि भाई एनोनिमस इनर क्लास कैसे ओवरराइड करते हैं। तो देखो, रनेबल इंटरफेस बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक। और इस पे जहां जहां फंक्शनल इंटरफेस है, सॉरी, उस पे लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई हो सकता है। तो अब इसमें बॉयलर प्लेट कोड क्या हुआ, जब थ्रेड क्लास को कंपाइलर देखेगा तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर से वो पहचान जाएगा ना किस तरह का इंटरफेस इसमें चाहिए। मानते हो कि नहीं? कंपाइलर को यस। थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर से पता चल जाएगा किस टाइप का चाहिए, रनेबल चाहिए। तो अब एक मिनट, ये चीज येलो नहीं होगा, इसके अंदर तो पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं ना, तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये सिंटैक्स लगाना जरूरी है क्योंकि पैरामीटर्स के लिए सिंटैक्स लगाना जरूरी है इतना। तो इसमें से रिमूव क्या क्या कर सकते हैं, न्यू, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार न्यू लिखना। इंटरफेस का नाम वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा थ्रेड क्लास में क्या है। आगे का ब्रेसेस, क्योंकि एक लाइन हम मेथड को ओवरराइड करने जा रहे हैं, तो ये भी हटा दिया कि इंटरफेस के आगे ये ब्रेसेस लगाओ। अब इस इंटरफेस में एक ही मेथड है क्योंकि सैम है इंटरफेस, इसलिए देखो सैम इंटरफेस के लिए लैम्डा अप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा मेथड पे ये अप्लाई इसलिए नहीं होता कि ये अपने आप कैसे समझ पाएगा कौन सा मेथड कॉल करे। और एक मेथड रहेगा तो ये समझ जाएगा ना लैम्डा, अच्छा एक ही मेथड है, इसको तो कॉल कर लेंगे। तो एक मेथड है तो इसलिए पब्लिक वर्ड रन भी लिखना जरूरत नहीं है। और अच्छा ये इंटरफेस का था ना, इसलिए पैरेंथेसिस, इसका भी इंटरफेस का पैरेंथेसिस जरूरत नहीं होता है, सॉरी, ये तो येलो ही होगा।
क्योंकि इंटरफेस तो वो खुद ही समझ जाता है। मेथड का पैरेंथेसिस देना जरूरी है, क्योंकि मेथड में आप पैरामीटर पास करोगे। तो ये बस एक ज़रूरी पार्ट आया, ब्रेसेस हटाया, सेमीकोलन हटाया, ये सारे कोड हटा दिया। अब बच क्या गया जावा 8 में, देखो ये एक पैरामीटर बचा, वो पैरामीटर लिखा। लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए एरो और ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। और जो बॉडी है, बॉडी में यही लिखना था ना, यही काम करना था हमको। एसओपी, ये एक लाइन का काम, काम खत्म। 1 2 3 4 5 लाइन का कोड एक लाइन में आ गया। काम वही हो रहा है, काम में अंतर नहीं हो रहा। कंपाइलर खुद अपने आप को, जावा 8 का कंपाइलर इतना स्मार्ट बना दिया कि बॉयलर प्लेट कोड, नॉइजी कोड, ये रिडंडेंट कोड बार बार जो लिखते थे उसको कम किया। तो देखो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने को हम लोग आगे भी ब्रैकेट लगा के बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन जब जावा 8 ने लॉन्च किया था तो उसका यही कहना था कि कोड छोटा होना चाहिए और इजी रीडेबल होना चाहिए। लैम्डा एक्सप्रेशन को भी कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिख सकते हैं लेकिन उसको गंदा कोड माना जाता है। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन उतना ही लिखो जितने में इजी रीडेबल हो। क्लियर है? तो लैम्डा एक्सप्रेशन से क्या क्या रिमूव किया? सारी चीज बॉयलर प्लेट कोड का रिमूव कर दिया, एरो साइन लगाया और काम किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, पूछो। क्लियर था। अभिषेक, दोनों अभिषेक क्लियर है? एक तो यस लाइब्रेरी में सर, बैठा क्लियर। है। ठीक है, तो ड्यू टू, मैंने आपको बताया, ड्यू टू बैकवर्ड compatibility of new feature, that is lambda expression, java 8 introduce functional interface concept. That's why we can easily use lambda expression with our old legacy java code। ये old legacy है, java 1.0 में आया था रनेबल, लेकिन इसको भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक से ज़्यादा मेथड वाला जो इंटरफेस होगा उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड कॉल करना है। यहाँ सिर्फ इससे पता कर ले रहा रन मेथड, क्योंकि इसको पता है अच्छा इस क्लास का रनेबल इंटरफेस है, उसमें रन नाम का मेथड है और ये बॉडी है, रिटर्न टाइप भी उसको पता चल जा रहा है, तो वो इजीली इससे पता कर लिया। लेकिन एक से ज़्यादा मेथड होगा तो पता नहीं कर सकता, तब लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं होता, तब आप नॉर्मल कोडिंग ही लिखोगे जो लिखते हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जावा 8 कंपाइलर? ये कभी मत बोलना ऊपर का कोड देख के कि एनोनिमस इनर क्लास का रिप्लेसमेंट है लैम्डा एक्सप्रेशन। देखने से आपको लग रहा है, लेकिन ये एनोनिमस इनर क्लास का रिप्लेसमेंट नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसी लाइन ऑफ कोड को आप 10 बार अपने मेथड के अंदर लिख दो। ये लाइन ऑफ कोड जब आप लिखते हो, मान लो एक ABC नाम के क्लास में ये लाइन ऑफ कोड लिखो, ठीक है, जावा में लिख के देख लेना मेन के अंदर, तो आप देखोगे ABC डॉट क्लास बना और ABC डॉट ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, सॉरी ये एनोनिमस इनर क्लास, इसके लिए भी डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। मतलब आपने एक क्लास लिखा और कंपाइलर जावा 7 का कंपाइलर या जावा 8 का कंपाइलर 2 क्लास बना दे रहा है, क्योंकि वो एनोनिमस इनर क्लास को अलग क्लास बनाता है। लेकिन इस लाइन ऑफ कोड को आप मेन के अंदर 10 बार लिख दो, 50 बार लिख दो, आपको सिर्फ XYZ डॉट क्लास दिखेगा। क्यों? तो इससे ये प्रूफ होता है जावा 8 ने लैम्डा एक्सप्रेशन का मतलब एनोनिमस इनर क्लास बनाया ही नहीं। ऐसा मत समझना कि ये इंटरनल कन्वर्ट इसमें करता होगा कंपाइलर, ना, कभी नहीं। वो स्मार्ट जावा 8 ने अपने कंपाइलर को इतना बनाया कि डायनेमिक इन्वोक करता है मेथड को डायनेमिकली। वो अपने आप इन्वोक, डायनेमिक का एक वर्ड इन्वोक डायनेमिक का यूज करता है कि वो अपने आप को इतना सब अंडरस्टैंडिंग वाला बनाया
कि कौन सी मेथड, उसका बॉडी क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, खुद ही कॉल कर ले। वो एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है। अगर एनोनिमस इनर क्लास होता तो ये 10 लाइन अगर लिखे हो तो आपकी कितनी बनती, 11 फाइलें बन जाती। तो मोस्टली जो कुछ लैंग्वेज सब है आप सुने होंगे, स्केला, रूबी, ये सब भी जावा के लाइन ऑफ कोड को जावा के कोड में इंटरनल यूज करके पूरा कन्वर्ट करता है। वो सब जो है यही करते थे। वो लैम्डा एक्सप्रेशन में दे देते थे वन लाइनर, लेकिन इंटरनल एनोनिमस इनर क्लास बना देते थे। अब सोचो कितनी फाइलें बन जाएंगी। उसका जार जब बनता था तो कितनी बड़ी फाइल बन जाएगी। 10 लाइन लिखे हो, 10 फाइल, तो क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हेवी हो जाएगा, मेमोरी इशू आने लगेगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो जावा 8 ने ये नहीं किया। वो बोला नहीं है, एनोनिमस इनर क्लास नहीं बनाएंगे, ये एनोनिमस फंक्शन है। हम कैसे इंटरनल कॉल करेंगे वो हम खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारा कंपाइलर और जेवीएम खुद इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि वो खुद कर लेगा। बस वो एक मैकेनिज्म चेंज किया कॉलिंग का। तो इसलिए जावा 8 का कंपाइलर कभी भी ये मत कहना किसी को इंटरव्यू या कहीं भी कि ये रिप्लेसमेंट है एनोनिमस इनर क्लास का। नहीं, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। इसके जगह ये क्या है, इट्स इन्वोक डायनेमिक कॉन्सेप्ट टू डू इट। डायनेमिकली इन्वोक करता मेथड को। इस अप्रोच के कारण बेनिफिट क्या होता है हमें, हम डेवलपर को 50% बॉयलर प्लेट कोड रिमूव हो जाती है। देख लो, 1 2 3 4 5 लाइन को एक लाइन में कर दिया। ठीक है। रिमूव एक्स्ट्रा क्रिएटिंग क्लासेस, जो एक्स्ट्रा क्लासेस और क्रिएट होता था इंटरनल, उसको भी रिमूव किया। मेमोरी कंजम्पशन, जब आपकी क्लासेस ज़्यादा बनेंगी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा तो मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उसको बचा दिया। और परफॉर्मेंस बेस्ट हो गया। अब वो रिजॉल्व नहीं करने जाता एनोनिमस इनर क्लास और वो सब, या इंटरफेस को अलग से खटाक से वो कॉल करता, अंडरस्टैंडेबल इतना बनाया जेवीएम। तो ये समझ में आया जावा 8 का लैम्डा एक्सप्रेशन का बेनिफिट क्या है। ये याद रखना, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने का बेनिफिट। तो आपको ये बेनिफिट अगर याद रहेगा तो आप धीरे धीरे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना खुद ही चालू करोगे। थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। क्लियर। तो लैम्डा Yes, sir. लैम्डा एक्सप्रेशन का जो सिंटैक्स होता है, एक तो मैंने बताया, अगर पैरामीटर पास कर रहे हो ब्रैकेट और पैरामीटर एक्सप्रेशन जो भी आगे बॉडी देना है, या फिर पैरामीटर अगर आप मल्टीपल लाइन देना चाहते हो, जो लिखते हैं बहुत कोई कि लैम्डा एक्सप्रेशन में ही बहुत लाइन ऑफ कोड, जो मैंने आपको मना किया कि मत किया करो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो उससे रीडेबिलिटी ख़राब होती है। एक तो ये कॉम्प्लेक्सिटी खुद पैदा कर रहा कि कैसा, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तब ना पता चलेगा अच्छा इंटरनल क्या हो रहा है। तो आप यहाँ सोचोगे ना, अच्छा भैया इसका इंटरफेस कौन होगा अंदर से, क्योंकि ह्यूमन को भी तो दिमाग लगाना होगा। कंपाइलर तो दिमाग लगा लिया, जेवीएम भी दिमाग लगा लिया, उसको लिखा गया, लेकिन इंसान को तो सोचना होगा ना, अच्छा इसके अंदर फिर जाके देखेगा उस इंटरफेस में कौन सा मेथड है, अच्छा उसका बॉडी है ये। ठीक है। तो अब उसके बाद मोर देन वन लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो कोशिश करना चाहिए सिंगल लाइन पे जाना चाहिए, बहुत ज़रूरत हो तो मल्टी लाइन में जाओ। तो पैरामीटर की लिस्ट 1 या मोर होगा, सॉरी 1 से ज़्यादा होगा तो ये ब्रैकेट आप उसको पैरामीटर का नाम देना। आपको तो ज़रूरी होता है पैरामीटर का टाइप और नाम। तो कैसे देते हैं, एक तो एम्प्टी पैरामीटर का हो सकता है, मतलब बिना पैरामीटर, जो हम लोग अभी सप्लायर का देख रहे थे बिना पैरामीटर का था। सिंगल आर्गुमेंट हो सकता है, जो हम लोगों ने प्रेडिकेट में भी देखा, और कंज्यूमर भी सिंगल आर्गुमेंट था। ठीक है। और मल्टी आर्गुमेंट भी हो सकता है, जो बाई कंज्यूमर और ये सब थे फंक्शनल इंटरफेस। प्लस एरो साइन लगाते हैं और बॉडी लिखते हैं।
बॉडी में अगर सिंगल लाइन लिख रहे हो तो कोई ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, अगर मल्टी लाइन लिखोगे तो ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। इतना सिंटैक्स क्लियर है? तो अब प्रैक्टिकल में चले। सिंटैक्स क्लियर है ना? Yes, sir. प्रैक्टिकल में चलते हैं। मैं देखो वही चार इंटरफेस जो आपको चार टाइप था उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रेडिकेट, इसका मतलब समझते हैं पहले। ठीक है, तो प्रेडिकेट उसको कहते हैं जिसमें एक रिटर्न बूलियन वैल्यू हो और एक्सेप्ट करे एक पैरामीटर, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब मेथड का नाम कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सपोज करो मैं अपना खुद का प्रेडिकेट बनाना चाहता हूँ। प्रेडिकेट टाइप जैसे ये है, टेस्ट है, बुलियन है, टी है। तो मैं चाहता हूँ खुद का अपना इसी तरह का इंटरफेस जो प्रेडिकेट टाइप का हो, तब कैसे बनाऊँ? तो उसके लिए माई प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस मैंने बनाया। आपको कोड और डॉक्यूमेंट मिल गया होगा ना? यही कोड और डॉक्यूमेंट हमेशा आगे अपडेट करके देता रहूँगा। ये जावा 8 का पूरा नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो देखो अपना खुद का मैं एक प्रेडिकेट बनाना जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे एक पैरामीटर, मुझे इसका सिग्नेचर पता है, प्रेडिकेट में एक पैरामीटर पास हो, बूलियन रिटर्न हो। तो मैंने एक चेक नाम का प्रेडिकेट बनाया। क्या बनाया? एक इंटरफेस, राइट क्लिक करके इंटरफेस बनाना। अब इसको मैंने देखो ऐट फंक्शनल इंटरफेस नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा लो। अच्छा यहाँ लगाया हूँ, चाहो तो हटाओ, चाहो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप ऑप्शनल है। टी टाइप मैंने बताया कि इस इंटरफेस का होगा क्योंकि पैरामीटर का टाइप मैं यहाँ डिफाइन किया। अब पैरामीटर कुछ भी आ सकता है इसमें, इंटीजर भी आ सकता है, एम्प्लॉय भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, बट उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? बूलियन। एक हमने अपना बनाया मान लो प्रोजेक्ट में। अब इस तरह का प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आया मुझे कहीं कि भाई क्लाइंट प्रोग्राम लिख रहा हूँ कहीं भी, तो मुझे याद आया अच्छा चलो उसके लिए प्रेडिकेट बनाए हैं, बना लिए। अब उस प्रेडिकेट को यूज करके करेंगे। तो अब आती है बात कि जावा 7 यूज करते तो कैसे लिखते, और जावा 8 यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल एक लॉजिक ऐसा बनाना चाहता हूँ ये प्रेडिकेट से कि एक इंटीजर पास होगा और ये इंटीजर के बेस पे मुझे इवन ऑड दे। ये पहले सिंपल एक बना रहा हूँ। ठीक है, इवन ऑड दे, बस इतना पता है। कुछ भी हो सकता है, आप लॉजिक रन टाइम में हमारी कुछ भी हो सकती है कि हम प्राइम नंबर इंटीजर पास कर रहे हैं, वो ट्रू फॉल्स प्राइम नंबर का दे रहा है। एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वो नल है कि नहीं, ट्रू फॉल्स दे रहा है। ये कर सकते, कुछ भी हमारी मर्जी, वो रन टाइम है। तो अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। हम चाहे जितना मन उतना डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जावा 7 में मैंने क्या बोला था, इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करना है एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। कैसे करते हैं? इंटरफेस का नाम, वेरिएबल नेम, न्यू वेरिएबल नेम, वही इंटरफेस का नाम, ब्रेसेस, और उसके बाद ओवरराइड कर देते हैं। चेक को ओवरराइड किया। अब ये ओवरराइड की लॉजिक कुछ भी हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे मल्टी लाइन ऑफ कोड हो सकती है कि नहीं, आप बोलो। हम्म, कुछ भी लिख सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि इस Yes. पैरामीटर को यूज करके और कुछ बुलियन रिटर्न करे, यही होना चाहिए। तो वो हमने एक लॉजिक लिख लिया। तो एक हो सकता है ये आपने इंटरफेस को ओवरराइट करके बनाया, दूसरा और कुछ बनाओ। और जावा 7 में कैसे करते, इस चेक मेथड, ये जो वेरिएबल बना, वेरिएबल डॉट चेक मेथड 7 पास किए, इसको चेक करके बता दिया, 12 पास किया, उसको चेक करके बता दिया, वन प्लेस पे डिफाइन किया और मल्टीपल प्लेस पे यूज कर रहे हैं। तो हमने कितना लाइन ऑफ कोड लिखा इसके लिए? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन लिखा ना। ये तो क्लाइंट के जैसा हो गया, उसको यूज कर रहे हैं। अब इस 6 लाइन Yes. को हमें पता है कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, तो हम अब कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या बोला गया जावा में
कि ये जो इंटरफेस का नाम है बॉयलर प्लेट है, ये भी बॉयलर प्लेट है, ये सब बॉयलर प्लेट, क्या मीन जरूरी है इसका पैरामीटर टाइप, ये जरूरी है, यही जरूरी है। और बॉडी, बॉडी में भी सिर्फ रिटर्न, ये यही बॉडी है इसका, इतना, और तो कोई जरूरी पार्ट है yes, नहीं। तो अब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहा है कि भाई इंटरफेस का नाम दिए, वेरिएबल दिए, बॉडी पैरामीटर में क्या है इंटीजर, वो खुद समझे जाके, क्योंकि ये देखो इंटरफेस का नाम दे दिए तो कंपाइलर को नहीं पता चल जाएगा कि भैया इंटरफेस में अच्छा एक पैरामीटर पास हो रहा है टी टाइप, उस टी टाइप कैसे निकालेगा, वो देख लेगा यहाँ से, समझ जाएगा ना टी टाइप। तो देखो टी टाइप में वो समझ जाएगा खुद yes, sir. इंटीजर पास हो रहा है, और उसके अंदर लॉजिक क्या है, टी परसेंट टू इक्वल टू जीरो, मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करना। अब ये 6 लाइन का कोड एक लाइन में आ गया कि नहीं, ये Yes, समझ में आया ना। yes, अब वही yes, चीज sir. चेक कर लिए, कितना सिंपल हुआ। तो ये प्रेडिकेट जो बनाए, कॉन्सेप्ट बनाया फंक्शन इंटरफेस का, वो बोला इसको कॉन्सेप्ट की तरह बस समझो, इसको बस कि ऐसा जगह जहां आप कुछ पैरामीटर पास कर रहे हो, रिटर्न आपको बूलियन मिल रहा। अब ये तो आपके प्रोजेक्ट में कई जगह हो सकते हैं ना, तो आप ये काम अगर जानते होगे तो आप इंटरफेस कुछ ऐसा बना सकते हो ना कि भाई डाओ लेयर प्रेडिकेट इंटरफेस, डाओ पे ऐसा कुछ काम कर रहे हो, सर्विस लेयर पे, कंट्रोलर पे, इस तरह का कोड लिखोगे तो ये आपके नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को कम करेगा कि नहीं। जो ये एनोनिमस इनर क्लास बना के ओवरराइट करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, जो Yes, sir. सॉर्टिंग ये सारे काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोनों स्टडी करके बता रहा हूँ, जावा 7 और जावा 8। जावा 7 का मतलब ये नहीं हुआ कि जावा 7 में ही, जावा 5 में भी ये लिखते थे, जावा 7 से पहले। ये क्लियर है। Yes, sir. तो अब देखो ये तो हमने अपना खुद का प्रेडिकेट बना लिया, लेकिन जब हमें पता है जावा ने प्रेडिकेट नाम का इंटरफेस खुद से दिया है, तो हमें ये बनाने की कोई ज़रूरत थी क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। No. हम सीधे उनका प्रेडिकेट ही यूज करें ना। अब उनका प्रेडिकेट मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। मैं पहले आपको बताया कि अपना खुद का भी बना सकते हो, बट बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ बना सकते हो, जैसे आप सर्विस लेयर उसका नाम ऐसा करो जिससे वो नाम से पहचाना जाए, इंटरफेस का नाम से, तब तो ठीक है, तब आप बनाओ, ठीक है, ताकि नाम से बहुत सारी फंक्शनलिटी पता चल जाती है ना, तब बनाओ। और नहीं अगर जनरल काम करना है तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्रेडिकेट है उसको यूज करो। तो यहाँ पे हम काम कुछ डिफाइन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रेडिकेट को यूज करके। तो वही काम देखो किया है, प्रेडिकेट इंटीजर बोले, यहाँ पे पैरामीटर में x दिए, इंटीजर x में क्या जा रहा होगा, एक को इंटीजर वैल्यू जा रही होगी, और वो कुछ ट्रू फॉल्स में कर रहा होगा, मतलब वो रिमाइंडर चेक करके ट्रू फॉल्स निकालेगा, रिटर्न कर देगा। ये प्रेडिकेट बताए पीडी करके। अब उसका टेस्टिंग लिख लिया क्लाइंट। उसी तरह एक और प्रेडिकेट बताए कि एक पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का जा रहा होगा। अब उस स्ट्रिंग का हम बस चेक करेंगे टू लोअर केस और फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होता है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में। दूसरा प्रेडिकेट बनाए एंड विथ, मतलब स्टार्ट विथ लेटर ए, एंड विथ लोअर केस में कैर एट पी डॉट लेंथ, ऊपर के स्टार्टिंग लेंथ से -1, मतलब पी डॉट लेंथ यानी ए जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा हो, एंड विथ लास्ट में जो पूरा पैरामीटर हो स्ट्रिंग हो वो टी से एंड होना चाहिए। यानी ऐसा वर्ड जो ए से स्टार्ट हो और टी से एंड हो, ऐसा लॉजिक लिखने की जरूरत पड़ सकती है ना आपको, कभी हो सकती है कि नहीं। सारे एम्प्लॉय का नाम निकाल के दो लिस्ट से जो ए से लेकर टी तक हो, तो खट से आपने प्रेडिकेट दो बनाया, आपको पता है। और आप क्या करोगे, ए ऊपर वाला एंड लगाए, देखो यहाँ एंड ऑपरेशन भी अलाउ हो गया प्रेडिकेट में, ये बेनिफिट है। और
एक नया प्रेडिकेट बन गया, एक न्यू प्रेडिकेट बनाए यूजिंग टू प्रेडिकेट। एंड भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। और उसके बाद फट से अप्लाई किए कि एंड का टेस्ट अमित यहाँ पे। अब मान लो आप बोलोगे आप लिस्ट पे सर हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे? आप लिस्ट का फॉर ईच लूप पूरा इटरेटर चला दो और उस ब्रेसेस में इस तरह कर सकते हो। अंदर लिस्ट की ये पास करोगे यहाँ पे, एक एक लिस्ट का एक एक वैल्यू, तो ये बताता रहेगा ना ए और टी से एंड हो रहा है कि नहीं। आपको अंदर लॉजिक yes, नहीं ना लिखनी पड़ी, इफ ये वो, और सब जगह ये प्रेडिकेट बना के रख दोगे, उसके बाद सब जगह यूज कर सकते हो कहीं भी। ये बेनिफिट है। तो इस लेवल पे सोचना होगा। समझ में आया? लेवल इसका, थिंकिंग लेवल चेंज करना। यहाँ और का कंडीशन लगाएं कि ए से स्टार्ट हो या फिर टी से एंड हो। और एंड और जो हम जाके एसक्यूएल में करते थे वो जावा साइड भी करने को लगा हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप एसक्यूएल में मत लिखो। एसक्यूएल में लिख के जो चीज़ें फास्ट आ सकती है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे समय हमें जावा साइड अगर करना है तो जावा साइड भी कर सकें। तो ये मैं आपको प्रेडिकेट का एग्जांपल बताया, एग्जिस्टिंग प्रेडिकेट को यूज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग प्रेडिकेट में एंड था और ऑपरेशन दिया, निगेट भी दिया कि वो सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट नहीं होते हो वो टेस्ट करो। तो ये ए से स्टार्ट नहीं होगा, ये टी से एंड नहीं होगा, या टी से एंड हो रहा होगा तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। तो चलाओगे तो यही आएगा। ये देखो फॉल्स और ट्रू, इसको फॉल्स दिया, निगेट किया, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा तो गलत है भाई, ए से ही स्टार्ट हो रहा है तो फॉल्स है। और ये टी से एंड हो रहा है क्या, यस ट्रू है। यहाँ जाओगे इसको चलाओगे तो वही चीज़ है। तो मैंने आपको आज एक बेसिक चीज़ें जावा 8 की बताई है, प्रेडिकेट। आई थिंक यहाँ तक बहुत है कि आगे बताऊँ? yes, हम्म, सर इतना ही बहुत है। इतना बहुत है। आप लोग खुद से यस सर। कहीं कहीं ट्राई करो। आप कोशिश तो देखो, ऑलमोस्ट ये फंक्शन कंज्यूमर और सप्लायर इसी पैटर्न पे है। चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे वो भी आपको एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट इसका और डाओ का। ये आप देखो yes, ताकि आपको क्लियर हो। तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस ये सिंटैक्स है, बस इसको नाम दिया गया। ठीक है, ताकि एग्जिस्टिंग आपको खुद से फंक्शनल इंटरफेस बनाने की जरूरत ना पड़े, आप इजीली एग्जिस्टिंग को यूज कर लो अपनी रन टाइम लॉजिक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक पार्ट मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का ख़त्म किया आज। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा। तो कहीं भी प्रोजेक्ट में अगर कोशिश कर प्रोजेक्ट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो ना काम आप लोग, yes, सर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का काम कर रहे हो ना, कहीं तो कंट्रोलर पे या सर्विस पे लॉजिक लिख रहे होगे या डाओ पे, वहाँ एक आध जगह ये प्रेडिकेट फंक्शन कंज्यूमर सप्लायर लगा के कोशिश करो ज़रा, तब मज़ा आएगा। अगर लगा के आप लोग कोशिश करोगे और मुझे बताओगे सर ये इस जगह मैंने ये लगाया है, ठीक है, ज़रूर व्हाट्सएप पे बताओ सिनेरियो कि ये देखो सर मैंने प्रेडिकेट बना के इस तरह लगाया। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड क्या कम हो रहा है वो सोचना होगा। ठीक है, yes, चलो ठीक है, तो देखते हैं करके बताओ। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे यस 7:30 सर। या 8 जैसा होगा बता दूंगा। ठीक है। जी सर।